नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब इंस्टेंट हार्टिकल्चर का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक एडेप्टेबिलिटी, यानी कि क्लाइमेट के आधार पर जो फ्रूट को क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, क्लाइमेट के आधार पर क्रॉप को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे जान सकते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता क्या है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय मंथली एवरेज टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और हायर यल अराउंड and future hot temperature. There are normally only 2 seasons in tropical climate, a wet season and a dry season. The annual temperature range in tropical climate is normally very small. Sun is intense. कहने का मतलब इसका है कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले जो रीजन होते हैं, जहाँ पे जो क्लाइमेट पाई जाती है ट्रॉपिकल टाइप की पाई जाती है, वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है पूरे साल का वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें जो गर्मी होती है टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, मतलब वहाँ ठंडी में भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, समझ गए। 18 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर रहता है पूरे साल भर में। और यहाँ पे 2 ही प्रकार के सीजन पाए जाते हैं मुख्यतः। पहला कौन सा है, एक तो वेट सीजन, यानी कि उस समय जिस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, यानी कि बरसात का समय आप कह सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ड्राई सीजन, यानी कि जब गर्मी का समय, जब ज़्यादा शुष्क रहता है मौसम, जैसे मार्च अप्रैल मई वाला महीना, समझ गए। यही केवल 2 सीजन वहाँ पर होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती, जैसे जम्मू कश्मीर में जैसी ठंडी होती है वैसी ठंडी यहाँ नहीं होती। अब जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, जहाँ के लोग देखो साउथ इंडियन मूवी में देखो जो गुंडे गुंडे रहते हैं, काले काले भूत जैसे होते हैं, कुछ एक्टर भी हैं वहाँ के काले काले, मतलब सांवले कलर के। तो वो जो वहाँ का रीजन है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, समझ गए। इसमें क्या होता है, सनलाइट जो होता है बहुत इंटेंस होता है, मतलब सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए सनलाइट पड़ने की वजह से वो लोग काले काले हो जाते हैं, समझ गए। अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी क्रॉप है ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कि जैसे मान लो भी पूछ लिया मैंगो किस कौन से क्लाइमेट की क्रॉप है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, तो उसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। देखो मैंगो, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, सपोटा, कस्टर्ड एप्पल, जैक फ्रूट, कैरम्बोला, परसीमन, कोकोनट, कैजू, ये सब जितने हैं ये सब कैसे हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है, यानी कि इसको हम साउथ इंडिया में उगाते हैं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो नीचे, मध्य प्रदेश से जो दक्षिण साइड में जाते हैं साउथ में, वहाँ पे उगाया जाता है। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे सर जी मैंगो, बनाना, पपाया, ये सब तो अधिकतर जो इसमें क्रॉपें होती हैं, गुआवा, ये सब होती तो ट्रॉपिकल की हैं, लेकिन इनको सब ट्रॉपिकल में भी हम उगा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। आज की इसमें केवल इतना जानिए कि इसमें एवरेज टेम्परेचर इतना होता है, साल भर टेम्परेचर थोड़ा, जैसे ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, समझ गए। और बरसात बराबर होता रहता है, साल भर हरदम बरसात होती रहती है, थोड़ी थोड़ी बरसात हरदम होती रहती है, समझ गए। अब देखो अगला है टेम्परेट क्लाइमेट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टेम्परेट क्लाइमेट क्लासिफाई डिफाइन एज क्लाइमेट एज टेम्परेट व्हेन द मीन टेम्परेचर इज अबव -3 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड इन द कोल्डेस्ट मंथ। ये कह रहा है कि टेम्परेट क्लाइमेट वो क्लाइमेट होती है जहाँ पे जब सबसे कम टेम्परेचर होता है तो माइनस में चला जाता है, -3 से -3, 4, 5 तक चला जाता है, और गर्मी में 18 तक आता है, 18 से ऊपर नहीं जाता, जैसे 20, 21, 22 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट। नॉर्मल भाषा में हम कहें जहाँ वर्ष भर ठंडी पड़ती रहती है, जैसे जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे बराबर ठंडी रहती है, पहाड़ी क्षेत्र, इन्हीं को हम टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लो क्या क्या है। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, पीनट, आलमंड, वॉलनट। अब इसको याद करने का कैसा तरीका है, इसको राइम में, रिदम में, ठीक। जैसे एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, स्ट्रॉबेरी। कैसे? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, पीनट, आलमंड, वॉलनट। ऐसे याद कर लो, एक फ्लो में पूरा याद रहेगा, कई बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर अगला है सब ट्रॉपिकल। ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ये दोनों के बीच का होता है। जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल होता है ये दोनों के बीच का होता है। मतलब कि ठंडी के समय में यहाँ की जो ठंडी होती है, विंटर सीजन, टेम्परेचर लो होता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, और गर्मी के समय में टेम्परेचर खूब ज़्यादा भी हो जाता है। देखो, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर आफ्टर करेक्टराइज्ड बाई हॉट समर, यानी कि गर्मी इसमें खूब ज़्यादा होती है, एंड माइल्ड विंटर होता है। समझ गए? इट इन फ्रीक्वेंट फ्रॉस्ट, इसमें जो फ्रॉस्ट होता है इनफ्रीक्वेंट होता है, कभी ढेर सारा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कि टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में देख लो, गर्मी के समय में, जैसे दिल्ली, अभी उत्तर प्रदेश का देखो, ठंडी के समय में टेम्परेचर आ जाता है 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मी के समय में 47 तक पहुंच जाता है, 42, 45, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। मैंडारिन, मैंडारिन संतरे की प्रजाति होती है एक, ठीक। संतरे मतलब नॉर्मल भाषा में से समझ लो सिट्रस होता है। मैंडारिन, स्वीट ऑरेंज, बेर, फिग, लीची, फालसा, जामुन, करौदा, ग्रेप, आंवला, अनोना, बेल, डेट पाम, पोमग्रेनेट, आंवला, लोकाट, ये इतनी जो क्रॉप है ये सब सब ट्रॉपिकल की क्रॉप होती है। फिर अगला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। अभी तक क्या पढ़ा रहे थे हम? क्लाइमेटिक एडाप्टेबिलिटी के आधार पे, कि मतलब क्लाइमेट के आधार पे क्रॉप कैसे होती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर फ्रूट क्रॉप किस तरीके की होती हैं। सबसे पहला है बेरी, ये एक प्रकार की मॉर्फोलॉजी होती है। एक फ्रूट होता है, इसमें एक अंडाशय होता है, और एक ही अंडाशय से ढेर सारे सीड का, ढेर सारे बीज का निर्माण होता है। जैसे बनाना, पपाया, ग्रेप, सपोटा, अरेका नट, एवोकाडो। ध्यान से इसे समझो। जैसे पपाया देखा, पपाया का एक ही ओवरी होता है, ठीक, एक ही अंडाशय होता है, और एक ही फूल, एक ही अंडाशय होता है, उसी से ढेर सारे सीड बन जाते हैं। तो ये सिंपल बेरी होता है, समझ गए। और बाकी जितने हैं वो मॉडिफाइड बेरी हैं, तो वो भी बेरी, लेकिन वो मॉडिफाइड बेरी हैं। डिटेल में ना जाओ, ऊपर ऊपर से ऐसे समझो कि ये बेरी है, यानी कि ये सिंपल बेरी है, और आगे जितने भी अभी ढेर सारे जो आगे हैं ये सब मॉडिफाइड बेरी हैं। अब इसमें जो है पहला है बेलोस्टा, इसमें क्या होता है? पोमोग्रेनेट, यानी कि अनार। इसको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? एक ही अंडाशय से बनता है, लेकिन इसमें एक पतली पतली एक झिल्ली रहती है, जिसकी वजह से जो सीड होते हैं वो अलग अलग खाने में पड़े रहते हैं। जैसे कि अभी कभी उसको छीलो अनार को, तो देखोगे कि इतना निकल गया, फिर यहाँ पे एक पतली झिल्ली, फिर इतना निकल गया, फिर एक इतनी पतली झिल्ली। तो इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं? बेलोस्टा बोलते हैं। ये पोमोग्रेनेट में पाया जाता है। फिर उसके बाद एम्फीसराका, एम्फीसराका में वुड एप्पल और बेल आता है, समझ गए। बेल और वुड एप्पल, यानी कि इसको कैथ बोलते हैं, इसको बेल बोलते हैं। उसके बाद फिर पेपो है, इसमें वाटरमेलन, वाटरमेलन जो होता है ये पेपो टाइप का होता है, समझ रहे हो? पेपो टाइप कैसा? इनका जो अंडाशय होता है वो 2, 3, 4, 5 ऐसे कई भागों में बटा होता है। जैसे ऐसे तरबूज देखो, ऐसे, तो तरबूज ऐसे होता है, ऐसे, ठीक, ऐसे रहेगा। यहाँ पे ऐसे सीड लगे रहेंगे, यहाँ पे ऐसे सीड लगे रहेंगे, यहाँ पे ऐसे सीड लगे रहेंगे, यहाँ पे ऐसे लगे रहेंगे। तो किसी में 5 होता है, किसी में 4 होता है। जैसे अभी मान लो खीरा देख लो, खीरे में 3 होता है, कितने? उसमें केवल 3 होंगे, ऐसे ऐसे मान लो ये पूरा खीरा है। अब एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। अब देखो 3 भाग में बटा है, एक भाग ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे जो सीड होगा यहाँ लगा रहेगा, इसमें यहाँ लगा रहेगा, इसमें यहाँ लगा रहेगा। खीरा तोड़ के देखो तो ऐसे दिखता है सीड। तो ये कुकुरबिटेसी वाली जो क्रॉप होती है अधिकतर, ये सब कैसी होती है? पेपो, यानी कि वाटरमेलन तरबूज भी कैसा होता है?
पेपो टाइप का होता है। उसके बाद पोम, पोम में क्या आता है, एप्पल, पियर, क्वींस और लोकाट, समझ गए। ये होता क्या है, इसका जो खाने वाला भाग होता है पोम, ऐसे समझ सकते हो कि ये है फूल, एक फूल निकला, ये ऐसे फूल था, फूल पे यहाँ पे सीड लगा, फिर इसके जो किनारे का जो ये आशय था, ठीक, इसका ये नीचे वाला भाग अंडाशय, वो सॉरी अंडाशय नहीं, उसको इस टर्मिनोलॉजी हमको याद नहीं आ रही है, वो होता है नीचे वाला, ऐसे ऐसे इस फूल को ढक लेता है और बाद में यही चीज जो होता है वही खाया जाता है। तो ये खाने वाला भाग होता है, सीड इसका ये पड़ा रहता है, ऊपर से इधर ऐसे सुराख रहता है, अगर चाहो तो ऐसे सुई इसमें घुसा सकते हो, बिना फ्रूट को डैमेज किए आप सीड तक पहुंच सकते हैं, सुई अगर घुसा दोगे। तो ये होता है क्या, पोम टाइप का होता है, ये पाया जाता है एप्पल, पियर, क्वींस और लोकाट में। फिर अगला क्या है, ड्रुप यानी कि स्टोन फ्रूट, ये होता है मैंगो, पीच, प्लम, बेर, कोकोनट, चेरी, कोकोआ, कॉफी, ये सब इतने आसान है, इसमें एक फ्रूट, एक अंडाशय, एक सीड, तो ये थोड़ा आसान है, इसको हम ड्रुप बोलते हैं। फिर अगला क्या है, हेस्पेरिडियम, ये होता है सिट्रस, सिट्रस चाहे वो मैंडारिन हो, स्वीट लाइम हो, ठीक, लेमन हो, ये नींबू और ये जितनी फसलें हैं वो सब हेस्पेरिडियम में आती हैं। फिर नट, नट में कैजू, चिली, चेस्टनट, वालनट, पीनट, रामबुटम, ये सब नट टाइप के फ्रूट हैं। उसके बाद कैप्सूल टाइप के, आंवला, कैरम्बोला, ये होता है क्या, कैप्सूल टाइप का। कैप्सूल को समझने का एक अच्छा तरीका है, ये मान लो आंवला है, यहाँ पे बीच में सीड है, अब ये जो सीड है उसके बाद जो इसके ऊपर ऊपर जो खाने वाले भाग होते हैं वो ऐसे बटे होते हैं, समझ गए। आंवले को काटो, देखो ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ये डिवाइड होता है, बीच में सीड रहेगा, किनारे किनारे ऐसे ये डिवाइड रहता है। तो इससे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये कैप्सूल टाइप का है। फिर अगला क्या है, इटेरियो, इटेरियो ऑफ बेरीज, इसमें क्या आता है, कस्टर्ड एप्पल और रसबेरी, ठीक, रसबेरी ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, साइकोनस, साइकोनस टाइप का फ्रूट फिग होता है। अगला क्या है, अगला हमको दिखने का सोरोसिस, सोरोसिस जो है वो जैक फ्रूट, पाइन एप्पल, मलबरी और ब्रेड फ्रूट में पाया जाता है। अब इसको देखो समझाते हैं, क्या होता है कि इसी तरीके से कटहल में होता है, एक बीच में जब कटहल का फल तोड़ोगे तो ऐसे निकलेगा, और इसके इधर चारों तरफ ऐसे ऐसे सीड लगे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोरोसिस बोलते हैं, ठीक। अब अगला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के आधार पर फ्रूट क्रॉप को कितने भागों में बांटा गया है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन के आधार पर ऐसे समझ सकते हो कि कुछ फ्रूट होते हैं वो तोड़ने के बाद पकते हैं, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं कि वो पेड़ पर ही पक जाते हैं। इसी टाइप से इसको हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें दो तरीके से होता है, एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है ये जान लो। देखो, क्लाइमेट्रिक फ्रूट दोज दैट कैन राइपन आफ्टर बीइंग पिक्ड प्रोड्यूस मच मोर एथिलीन। कह रहा है कि क्लाइमेट फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो तोड़ने के बाद भी पक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉपर मैच्योरिटी में अगर फ्रूट पहुंच गया है, उसके बाद अगर हम उसे तोड़ लेंगे तो वो पक जाएगा। यानी कि जब हम उसको तोड़ेंगे तो उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया तेजी से होने लगेगी, और रेस्पिरेशन की क्रिया तेजी से होने की वजह से एथिलीन ज़्यादा बनने लगेगा, और एथिलीन जब ज़्यादा बनेगा तो फ्रूट पक जाएगा, क्योंकि एथिलीन फ्रूट पकाने में आवश्यक होता है। जैसे कि आदमी जब, ऐसे समझो कि जैसे जब आदमी मरने वाला होता है तो उसकी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, समझ गए। तो ऐसे हमने फ्रूट को तोड़ लिया, तोड़ने के बाद उसकी सांस जल्दी जल्दी चलने लगी, तो जब सांस जल्दी जल्दी चलने लगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया और एथिलीन ज़्यादा बनने लगा, और एथिलीन ज़्यादा बनने की वजह से फल पक गया। तो इसको हम क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में ऐसे कह सकते हो कि ये तोड़ने के बाद भी पक जाते हैं, मैच्योरिटी में पहुंच जाएं उसके बाद इनको तोड़ लो तो भी ये पक जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लो क्या क्या है। मैंगो,
बनाना, मैंगो आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंगो लोग कच्चा कच्चा लाते हैं, फिर लोग एथिलीन डाल के पका लेते हैं। बनाना भी ऐसा रहता है, एक प्रॉपर मैच्योरिटी में आ जाता है बनाना, उसको हम पेड़ से तोड़ लेते हैं, फिर एथिलीन लगा के पका देते हैं। तो ये सब क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं। मैंगो, बनाना, सपोटा, गुआवा, पपाया, एप्पल, फिग, पीच, पियर, प्लम, अनूना, ये सब क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं। फिर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट व्हिच कैन नॉट राइपन वंस रिमूव फ्रॉम द प्लांट। अगर इसको पेड़ से तोड़ दिया जाए, तोड़ के अलग कर दिया जाए तो ये पकेंगे नहीं, यानी कि इनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है तोड़ने के बाद घटने लगता है, इनका तो बढ़ जाता है। इनका ऐसे जैसे मान लो ऐसे ऐसे है, अब मैंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये ऐसे बढ़ गया, बढ़ने के बाद फिर ये धीरे धीरे घट जाता है। इस टाइप से ग्रोथ कर्व हो जाता है इसके रेस्पिरेशन का। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे चल रहा है, नॉर्मल ऐसे चल रहा है रेस्पिरेशन, अब मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे, अब इसको जब मैंने तोड़ दिया तो इसका रेस्पिरेशन ऐसे घट गया। तो रेस्पिरेशन जब घट जाएगा तो एथिलीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और एथिलीन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो पकेगा नहीं। तो ऐसे समझ सकते हो कि ये तोड़ने के बाद पकते नहीं हैं। इनको अगर पकाना है तो तब तक पेड़ पे लगाए रहो जब तक ये कायदे से पक नहीं जाते। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, सिट्रस, ग्रेप, पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट, लीची, बेर, जामुन, कैजू, चेरी, स्ट्रॉबेरी। इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि इनको हम कारपेट लगा के या एथिलीन लगा के पका भी नहीं सकते, तोड़ने के बाद हम इसे पका भी नहीं सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं इसी में। क्लाइमेट्रिक फ्रूट प्रोड्यूस मच लार्जर अमाउंट ऑफ एथिलीन देन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं वो एथिलीन जो होता है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट एथिलीन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट होते हैं ये एथिलीन कम प्रोड्यूस करते हैं। इसको आसानी से ऐसे और समझ सकते हो कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं ये बहुत मीठे होते हैं, समझ गए, लेकिन ये उतने मीठे नहीं होते। जैसे मान लो जामुन बहुत मीठी नहीं होती, काजू, बेर खट्टी होती है, लीची भी थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, पोमग्रेनेट भी हल्का खट्टा लगता है, पाइनएप्पल भी अगर खाओ तो खट्टा लगता है, ग्रेप भी हल्का खट्टा लगता है, सिट्रस खट्टा होते हैं, समझिए। लेकिन इसमें मैंगो खूब मीठा, बनाना खूब मीठा, गुआवा भी मीठा, पपाया भी मीठा, एप्पल भी मीठा, ये सब ज़्यादा मीठे होते हैं। तो इतनी आसानी से आप याद कर सकिए। थोड़ा सा नॉर्मल भी होए कि हाँ थोड़ा सा वो मीठा होता है, क्योंकि एथिलीन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में एथिलीन ज़्यादा निकलेगा तो वो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में एथिलीन नहीं निकलता, मतलब कम निकलता है, तो इसीलिए ये थोड़ा खट्टे होते हैं। ये नॉर्मल व्यू है, किताब में नहीं लिखना मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस लगा के हम याद करने का ये अच्छा तरीका बना सकते हैं। अब देखो क्या है, हाईएस्ट एथिलीन प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एथिलीन कौन प्रोड्यूस करता है, तो सबसे ज़्यादा करता है एप्पल, और उसके बाद क्या करता है, पैशन फ्रूट। ये दोनों याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा एथिलीन कौन प्रोड्यूस करता है, एप्पल, और उसके बाद कौन प्रोड्यूस करता है, पैशन फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट एथिलीन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि नॉन क्लाइमेट्रिक, तो जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं वो एथिलीन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं वो कम प्रोड्यूस करते हैं, समझ गए। अब अगला देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स। फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स मतलब सनलाइट की ड्यूरेशन के हिसाब से पौधों को कितनी भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और इसी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के वजह से पौधे अपना जीवन यापन करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट रिक्वायर होती है। लाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्लांट फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, समझ गए। बिकॉज ऑफ with the help of photosynthesis plant can produce starch or protein which is important for their life cycle। अब देखो क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट होते क्या हैं। अब इसको फोटो पीरियोडिक के हिसाब से पौधों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला तो लॉन्ग डे प्लांट, उसके बाद शॉर्ट डे प्लांट, और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। अब जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, these blooms only when they receive more than 12 hour of light, यानी कि अगर इन्हें 12 घंटे से ज़्यादा लाइट पर दिन मिलेगी
तब ये फ्लावरिंग करेंगे, यानी कि ये अधिकतर गर्मी के समय में ही फूल देते हैं। समझ गए? 12 घंटे से ज़्यादा इनको एक दिन में 24 घंटे में 12 घंटे से ज़्यादा यानी कि 14-15 घंटे तक इनको लाइट चाहिए होता है। तो ये होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इनका एग्जाम्पल क्या है? पैशन फ्रूट, बनाना और एप्पल। अगला क्या है? शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट फॉर्म फ्लावर only when their day length is less than about 12 hours. Short day plant are those plants that require less than 12 hours sunlight in a day. ठीक, एक दिन में 12 घंटे से कम अगर उन्हें सनलाइट की आवश्यकता है, जैसे मान लो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो इनको हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कॉफ़ी, ये क्या होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। फिर अगला आता है डे न्यूट्रल प्लांट। इनका सनलाइट से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है, मतलब सनलाइट इनके फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है, लेकिन ये नहीं होता है कि सनलाइट इतनी पाएंगे तभी इनमें फ्लावरिंग होगी। इनके फ्लावरिंग का और सनलाइट का कोई डायरेक्ट वो नहीं होता है। ठीक, द प्लांट इन विच फ्लावरिंग इज अनअफेक्टेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ लाइट आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। इनके फ्लावरिंग पर यानी कि फूल आने की अवस्था में जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, इसका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है। समझ गए? अब इसका जो एग्जाम्पल है पपाया, गुआवा, बनाना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसको आप सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब अगला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सॉल्ट टॉलरेंट, यानी कि जो लवण के प्रति टॉलरेंट क्रॉप है उसको वो कौन कौन सी क्रॉप है। अब देखो, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है हाईली टॉलरेंट, मतलब कि ये ज़्यादा नमक को सह सकते हैं, यानी कि ज़्यादा लवण सहनशील फसल होती है। अगर मिट्टी में साल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो भी इसे उगाया जा सकता है। डेट पाम, बेर, आंवला, गुआवा, कोकोनट, खिरनी, ये सब क्या होता है? हाईली टॉलरेंट क्रॉप होता है। इसको कैसे याद कर सकते हो? डेट पाम ऊसर जमीन पे उग जाता है, ऊसर में लवण ज़्यादा होता है। बेर भी वहीं उग जाता है। कोकोनट समुद्र के किनारे उगाया जाता है और समुद्र के पानी में नमक होता है। इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद मीडियम टॉलरेंट क्रॉप, मीडियम टॉलरेंट में पोमग्रेनेट, कैजू, फिग, जामुन और फालसा आते हैं। अब हाईली सेंसिटिव, मतलब कि अगर साल्ट वाली कोई मृदा है उसमें इनको उगा दोगे तो इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, ये ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसको संवेदनशील कहा जाता है, मतलब ये बीमार पड़ जाएंगे। इसमें कौन सा होता है? मैंगो, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी और सिट्रस, ये इतने क्रॉप होती है। अब अगला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव एसिड टॉलरेंट। अब अम्ल सहनशील फसलें, कौन सी ऐसी फसलें हैं जो अम्ल को सह सकती हैं? इसमें हाईली टॉलरेंट, मतलब जो ज़्यादा अम्ल सह सकती है, यानी कि जो कम पीएच पे भी, ज़्यादा कम पीएच पे भी उगाई जा सकती है, जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, फिग, बेल और प्लम। उसके बाद मीडियम टॉलरेंट, जो थोड़ा बहुत सह सकती है एसिड, यानी कि थोड़ा बहुत एसिडिटी है तो सह सकती है, जैसे पाइनएप्पल, एवोकाडो और लीची। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।